सो टाइप 1 वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी सिलेबस आधा हुआ है या आधे से कम हुआ है या थोड़ा आधा आधा सिलेबस हुआ है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगा और एक सिंपल सिंपल चीज़ें बताते जाऊंगा कि आपको बेयर मिनिमम इतना इतना करना है कि आप इंशाल्लाह पास हो जाए और निकल जाए, ठीक है। तो टाइप 1 में वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस जो है अभी लेस देन 50% हुआ है, ठीक है। तो आपको अगले मंथ में या कितना बेयर मिनिमम पढ़ना है हर सब्जेक्ट से कि आप क्या हो जाएं, पास हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं इंग्लिश पर कि आप इंग्लिश में से क्या क्या पढ़ेंगे जो आप कंफर्म पास हो सकते हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पेज आता है, क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग का पेज आता है जिसके अंदर वर्ड वेब, वर्ड रजिस्टर, थोड़ा सा डू एज डायरेक्टेड, बेसिक नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो पूछता है, वो पूरा डू एज डायरेक्टेड आपको करना है। अब उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, उस डू एज डायरेक्टेड या उस चीज़ की प्रैक्टिस जो है आप ये नवनीत का जो 21 सेट होता है वहाँ से कर सकते हैं। अगर 21 सेट है तो अच्छा है, PDF अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो मैं अवेलेबल करवा दूँगा। जितने डू एज डायरेक्टेड है मतलब समझ के करना है कि वर्ड वेब क्या होता है, वर्ड रजिस्टर क्या होता है, डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या आएगा, वरना वो नहीं तो वही 5 साल के पेपर उठाओ उसमें से वो कर लो, ठीक। इंग्लिश में उसके अलावा आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, पोएम्स क्या करेंगे, एप्रिसिएशन, पोएम का एप्रिसिएशन आपको करना है, ठीक है। आपको मालूम है आने ही वाला है तो पोएम का एप्रिसिएशन आपको आना ही चाहिए, ठीक। पैसेज वगैरह आप खुद से एग्जाम में लिखेंगे वो आपको मालूम है। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स है, बराबर। राइटिंग स्किल में कुछ याद तो नहीं करना है। राइटिंग स्किल मान लो कि आपकी इंग्लिश बहुत बेकार है या आपकी बहुत पुअर इंग्लिश है, ग्रामेटिकल एरर होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बहुत ही ख़राब से ख़राब इंग्लिश में भी आप ये करके आएंगे राइटिंग स्किल के अंदर। हर राइटिंग स्किल का पैटर्न जान लीजिए, किस तरह से लिखा जाता है, जैसे फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। एग्जाम में भले से आपको टॉपिक ना समझ में आए, कुछ ना कुछ तो आप भर के आएंगे ना, तो एटलीस्ट करेक्ट फॉर्मेट पर भी मार्क्स मिलता है। तो ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। पेन पेपर लेके नोट डाउन करते रहो, जिनको नोट डाउन करना है ये वो नोट डाउन करते रहो। तो एटलीस्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लीव एम्प्टी, खाली नहीं छोड़ना है पेपर में, एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे पेपर, कुछ ना कुछ तो आपको लिखकर आना ही है पेपर में यहाँ पर राइटिंग स्किल के अंदर, ठीक है। तो ये इंग्लिश का जो है ये आपके लिए बेयर मिनिमम टास्क है, ये इतना आपको करना है ताकि आप इससे कंफर्म पास हो जाएं, ठीक। अगर इसके बाद टाइम बचता है तो आप फिर इसके क्या करेंगे, सैम्पल पेपर को करेंगे, वरना आप यहाँ पर उसको बस कर देंगे, ठीक। तो ये इंग्लिश के बारे में बात हो गई, ठीक है। हिंदी के बारे में बात करते हैं। मैं हिंदी के बारे में कोई टिप्स हर साल नहीं देता, यूजुअली हिंदी के बारे में कोई टिप्स है नहीं, क्योंकि हिंदी एक आसान सा सब्जेक्ट है। राइटिंग स्किल में अगेन सेम वही जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वही यहाँ भी अप्लाई होगा। राइटिंग स्किल का पेपर पैटर्न वहाँ पैटर्न देख कर जाएंगे कौन सा कैसा आता है। इसके अलावा हिंदी का जो ग्रामर है, रेगुलर हिंदी वालों का जो ग्रामर है अल्हम्दुलिल्लाह, रेगुलर हिंदी वालों का जो ग्रामर है वो थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, मराठी के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। तो ग्रामर के कुछ टॉपिक सिलेक्ट करिए कि हम ये करके जाएंगे और इसी को प्रैक्टिस करिएगा। मान लो कि आपको वो टेंस को चेंज करने आता है ना, वो आ गया तो उसको प्रैक्टिस करिए। अगेन ये ग्रामर को प्रैक्टिस करने का आपके पास वे क्या है, 21 सेट में है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठाएंगे वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पक्का हो गया, नोट डाउन कर लिए। आगे बढ़ो, मेन सब्जेक्ट पे अब बात करेंगे, एम फॉर मराठी, ठीक है। ये तो मैं वीडियो में से काट के अलग से एक वीडियो डालूंगा मराठी का हाँ, क्योंकि इतने बच्चों ने पूछ लिया है ना मराठी के लिए, ठीक है। अब मराठी के लिए डिटेल में आराम से सबको बताता हूँ, जिसका सिलेबस हो भी चुका है और जिसका सिलेबस नहीं भी हुआ उनको बताता हूँ। पहले उनकी बात करता हूँ जिनका सिलेबस हो गया पढ़ के। तो देखो, आपका बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है, ये मैं शायद पहली भी क्लासरूम में बता दूँगा। टोटल कितने सब्जेक्ट है, 6, हिंदी इंग्लिश मराठी, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी 1, साइंस 1 to 1, मैथ्स 1 to 1, ये मिला के कितने सब्जेक्ट हुए, 6। जिनका उर्दू है वो हिंदी उर्दू में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट है, 6 में से आपको 6 के 6 में पास होना है, यानी हर 6 के 6 सब्जेक्ट में बेयर मिनिमम आपको 100 में से कितने मार्क्स लेने हैं, 35 मार्क्स तो लेने। यानी कि ये किस पे अप्लाई होगा,
मराठी पर भी अप्लाई तो होगा। तो अगर ये मराठी पर भी अप्लाई होगा, पर इसमें एक कैच है। मान लो मैं मराठी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शायद आपका ज्योमेट्री वीक हो, शायद आपका साइंस वीक हो, शायद आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वीक हो। मान लो कि आपका मराठी वीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, पर मराठी की वजह से स्कोर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अब दिमाग लगाओ, बेस्ट ऑफ 5 में आपके परसेंटेज में तो 5 ही काउंट होने वाले, छठा तो काउंट नहीं होगा। जब छठा सब्जेक्ट काउंट ही नहीं होगा, तो मराठी में 100 में से 60 लाए या 100 में से 40 लाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके तो टॉप 5 काउंट होंगे ना, आपको तो पास होना ना 35 लाके। मान लो आपका 90 परसेंटेज आ रहा है और मराठी में आपका 40 आ रहा है, तो आपका परसेंटेज 90 से कम थोड़ी होगा, क्योंकि बाकी सब में तो 90 के ऊपर है ना, तो परसेंटेज क्या होगा, 90 के ऊपर। मतलब मेरा बताने का मतलब, या बोलने का मतलब ये है यहाँ पर, जिन बच्चों के बाकी सब्जेक्ट हो चुके हैं पढ़ के और वो सिर्फ और सिर्फ मराठी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब आपको इतना तो मालूम है कि आप पास हो गए मराठी में, पास हो जाएंगे। तो उन बच्चों की बात करूँ जो श्योर है मराठी में पास हो जाएंगे। अगर आप श्योर है मराठी में पास हो जाएंगे, तो अब आप मराठी को कम पढ़ेंगे। हाँ, अब मराठी आप उतना ही पढ़े जितना आपको याद है। बेस्ट ऑफ 5 का इस्तेमाल करो ना, दिमाग लगाओ, बेस्ट ऑफ 5 का इस्तेमाल करो। अरे 55 आने दो, 40 आने दो। लास्ट ईयर हमने यही किया। अब दूसरा बंदे बोला सर मराठी में मार्क्स नहीं बढ़े तो क्या करूँ, तो मैंने छोड़ दे मराठी। तो उसका भी रिएक्शन ये था कि छोड़ दूँ मराठी। मना छोड़ दे, क्यों? क्योंकि अगर उतना ही टाइम मैं सिमिलरली मैं ज्योमेट्री पे दे दूँ या अलजेब्रा पे दे दूँ या साइंस 1 2 पे दे दूँ, मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मराठी। तो मैं अपना वक्त वहाँ लगाऊंगा ना जहाँ पे मार्क्स मेरे बढ़ेंगे। तो जिनका मराठी में कोई पास होने का स्ट्रगल नहीं है, अब वो मराठी को छोड़ दें। जितना मराठी आता है उतना ही लिख के लाना, पर इंग्लिश हिंदी अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब उनकी बात करते हैं जिनको मराठी से अभी भी थोड़ा नहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी मराठी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनके लिए मराठी का टिप क्या है वो ध्यान सुनो। कितने भाग है मराठी में आपके? 4। अच्छा, श्योर नहीं है अभी भी, ऐसे कांपते का 4 है। 4 भाग है आपके मराठी। कितने भाग है? 4 भाग है। मैं साल भर से स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी वही चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़ जो मराठी में आपको पक्की करनी है, पोएम का एप्रीसिएशन। कितने मार्क का आता है ये? कितने मार्क का आता है? 8 मार्क का लगभग आता है ना ये। 8 मार्क का एप्रीसिएशन तो पक्का आएगा, होगा। ये आपको क्या करना है, पक्का करना है। एक एप्रीसिएशन आएगा आपको और एक पोएम का क्या आएगा, पैसेज आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मराठी में टोटल कितनी पोएम है 4 भाग में, अंदाजे से बता दो। 7 पोएम है। अगर 7 पोएम है मराठी में, मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, वरना वो वीडियो में बच्चे नीचे बोलते हैं गलत बोल दिए, पकड़ लिए हाँ पकड़ लिए, चलो तो होता है। हाँ, तो अगर 7 पोएम है ना, तो अब आपका क्या क्या, आपका काम है कि सातों के सातों पोएम का एप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना भाई, पास होना तो उतना तो करना पड़ेगा। 7 के 7 पोएम का एप्रिसिएशन और 7 के 7 पोएम को समझना अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक पैसेज भी तो आएगा। पैसेज, पोएम वाला पैसेज कितने मार्क का होगा? 8 मार्क का ही होगा वो लगभग। जो पोएम का पैसेज आता है 8 या 10 का होगा, जो भी होगा, समझ लेना। चलो मान लो कि 8 का है, अप्रॉक्सीमेट मान लो, तो यहाँ को 16 मार्क आपके बन रहे। टेंटेटिव पकड़ लो, आपको 12 तो मिलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अरे 12 मार्क तो आप निकाल लेंगे, आपको 15 चाहिए ना पास होने के लिए मराठी में, समझे ना? 15 कैसे चाहिए? स्कूल से 20 मिल गए, 35 चाहिए होते, स्कूल से 20 मिल गए, कितने चाहिए? 15। आप पोएम ही पढ़ के आ रहे तो लगभग तो आप पास ही हो जा रहे हैं। पर इतना भी नहीं, इतना कम भी नहीं पढ़ना है, खुश मत हो जाओ कि खाली पोएम पढ़ गएंगे तो पास होंगे, इससे नहीं काम चलेगा। पोएम पढ़ लिए, अब आपकी बुक को आधा करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, नीचे का पार्ट पोएम के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। भाग 3 और भाग 4 को भगा दो, पढ़ो ही मत। भाग 3 और भाग 4 को भगा दो, कुछ नहीं पढ़ना। भाग 1 और भाग 2 है, अरे 4 ही भाग है ना सफ़र, है ना? पूछ रही हो 4 ही है क्या? नहीं, अच्छा तो भाग 1 और कितना है? भाग 2। अब भाग 1 और भाग 2 में, यानी कि मैं P1 P2 लिखता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, किताब के पार्ट 1 और पार्ट 2 से आप क्या करेंगे, जितने स्थूल वाचन है उसके ब्रीफ को याद करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि स्थूल वाचन के ब्रीफ करें। कितने? सिर्फ 2 पार्ट, 2 भाग में कितने स्थूल वाचन है? 2 ही है, 2 ही है, पक्का ना? हाँ, तो 2 लेसन है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 स्थूल वाचन है। क्यों, क्या होगा? 2 भाग से एटलीस्ट 1 ब्रीफ तो आएगा। कितने स्थूल वाचन के ब्रीफ लिखने आपको? और 2 लिखने। कितने आते हैं? 3 आते। 3 में से 2 लिखने। एक आपको पार्ट ये इसमें से आएगा, पक्का है, एक आएगा, कन्फर्म।
कितने मार्क का ब्रीफ होता हो? 4 मार्क का होता है कुछ, है ना? 4 नहीं तो मान लो कि 3 तो यहाँ से मिल जाना चाहिए अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब मार्क्स को काउंट मत करो, एटलीस्ट ये समझ लो कि अभी कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पोएम का अप्रिसिएशन हो गया, मराठी के भाग 1 और भाग 2 के स्थूलवाचन बने। लेसन पर मैं जाने ही नहीं बोल रहा, मैं स्वमत पढ़ने ही नहीं बोल रहा। जो लोग मन में सोच लेंगे बोलते होती है सब पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है भाई। और पोएम में भी मैं तुमको कम बोल सकता था, पोएम में भी मैं बोल सकता था कि आधी पढ़ो, पर वो रिस्की है, मालूम पड़ा नीचे वाले से अप्रिसिएशन आ गया, ऊपर वाले से पैसे आएगा तो फंस जाओगे। पोएम जल्दी हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है पोएम। आप यूट्यूब पे जाकर जल्दी जल्दी समरी देखो, मीनिंग लिखो, पोएम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाग से। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और पोएम का वो क्या लेसन का पैसेज वैसेज तो आप अपने हिसाब से करेंगे। अब आते हैं किस पे? मराठी के ग्रामर पर। मराठी के ग्रामर के लिए पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। उससे पहले जितना ग्रामर मराठी का है प्लीज़ करके जाओ। आसान ग्रामर है, इजी ग्रामर है। एक बार रिवीजन में इंशाल्लाह क्लास में होगा उसका, पर ग्रामर बहुत ज़्यादा आसान है, इसका ग्रामर आपको छोड़कर नहीं जाना। राइटिंग स्किल के लिए मैं वही कहूँगा, समझने आता है या नहीं आता है जो भी है, पर एटलीस्ट पैटर्न को समझ लो। एड्रेस वेड्रेस तो मराठी में लिख कर आता है ना, एड्रेस वगैरह उतारना सीख लो कि ये एड्रेस यहाँ उतरेगा, ये एड्रेस यहाँ उतरेगा। अंदर क्या लिख रहे हो, कितनी मराठी आती है वो तुमको मालूम, छोड़ दो उसको। पर पैटर्न पर, एड्रेस लिखने पर, फॉर्मेट लिखने पर भी मार्क्स है। इतना बेयर मिनिमम आपको करना है मराठी पास होने के लिए। अब मैंने इसमें वो नहीं काउंट किया, अब लेसन का कुछ तो सही लिख के आओगे ना पैसेज में, क्या पूरा रॉन्ग लिख के आओगे? इतने तो मनुष्य नहीं हो तुम जितना लिखा उतना रॉन्ग लिखा नहीं होगा, है ना? इतनी तो पनौती नहीं हो ना तुम लोग, ठीक है। समझ गए? ये मराठी के बारे में है। तो मराठी के बारे में कोई और सवाल है तो पूछ लो, जल्दी पूछो, आगे बढ़े होगा, टाइम नहीं है फिर। ठीक हो गई बात? तो ये मराठी के बारे में हो गया, ठीक है। अब आता हूँ मैं इनके बारे में, मैथ 1 एंड मैथ 2। अभी हम किन की बात करें? जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उनकी बात करें, ठीक है। इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैथ्स 1 में कौन कौन से चैप्टर पक्के करने हैं, ये फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर, मतलब अब मैं ऊपर नंबर वाइज नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऊपर वो लिख रहा हूँ जो आज के टाइम में पहले पक्का होना चाहिए, ज़रूरी है। पहला चैप्टर आपको एकदम पक्का करना है, वो है प्रोबेबिलिटी। एकदम अच्छे से आना चाहिए चैप्टर, कुछ भी रॉन्ग होने की गुंजाइश ही नहीं है। रॉन्ग करना यहाँ पे मतलब गुनाह के बराबर। प्रोबेबिलिटी एकदम पक्का आना चाहिए। जिनको मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। आज मैंने स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उतने क्वेश्चन आप करके जाएं, आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। 1 मिनट में स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, वो समझ गए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। दूसरा कौन सा हो गया? स्टैटिस्टिक्स। अब बचा लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, एपी है, बराबर है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पहला चैप्टर है। घुमा फिरा के सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है भाई इससे, और बाकी 3 से जितना आपको आता है आप उतना करें, जितना मैं रिवीजन में करा रहा हूँ उतना करें। पर ये तीनों चैप्टर मुकम्मल आने चाहिए, अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं आता तो किसी के पास बैठ के सीखो, मेरे पास बैठ के सीखो, दोस्त को पकड़ो, भाई को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, पर ये 3 चैप्टर एकदम पक्का आना चाहिए, कन्फर्म। समझ गए? ये हो गया। ज्योमेट्री पर आता हूँ। क्या आएगा? पहला नो गैसेस कंस्ट्रक्शन। दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कौन सा होता है? मेंसुरेशन नहीं, सर्कल नहीं, और कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है वो, इसकी जगह या तो सिमिलैरिटी। इतना आप श्योर करके जाएं, आप इंशाल्लाह पास कर दिए, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पक्का? क्लियर? लिख लिए? वीडियो में मिलेगा वैसे भी, लिख लो वरना, ठीक। ये मैंने आपको पूरी सामग्री दे दी। अब आता हूँ मैं साइंस 1 और 2 पर। तो जिनको पास होने में अभी भी स्ट्रगल है भाई, साइंस 1 और 2 में 100 की सीधी बात बता रहा हूँ जो पढ़ना है अभी, ठीक है। साइंस 1 के अंदर जो सबसे आसान चैप्टर है आपके पास,
इसको देखते हैं। हाँ, पहला वाला आपको करना है, क्या नाम है उसका, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है। दूसरा आपको स्पेस मिशन है, स्पेस मिशन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, और कौन सा है चैप्टर, उसके बाद कौन है, करंट है, और कौन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और कौन सा, हीट है, केमिकल रिएक्शन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लेंसेज, और हाँ, तो ये हो गया। सुनो, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा ऐसा है, पर इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या आपको जो ठीक लगे, और लेंसेज, ये दोनों मिलाकर छोटा चैप्टर है, जल्दी होता है, ठीक है। ज़्यादा तो देखो तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स के ही चैप्टर उठाए, या मैं इसके अंदर से साइंस 1 में से आपको ये कह सकता हूँ कि आप कोई 2 चैप्टर फिजिक्स के करो, कोई 2 चैप्टर केमिस्ट्री के करो, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 चैप्टर फिजिक्स के ये हो गए। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर में पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, और दूसरा कार्बन कंपाउंड है, बड़ा चैप्टर है वो, बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अरे करेंगे तो मार्क्स भी तो ज़्यादा आएंगे भाई, ठीक है ना। छोटे छोटे में खेलेंगे तो गिरने का टेंशन है, ठीक है। साइंस 2 की बात करूँगा अगर मैं, तो साइंस 2 के अंदर जितने भी ईवीएस वाले चैप्टर हैं, ईवीएस वाले चैप्टर कौन से हैं, लास्ट का चैप्टर कौन से, लास्ट 2 चैप्टर क्या नाम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और एक कौन सा चैप्टर है, सोशल हेल्थ है। ये 2 तो छोड़ के ही नहीं जाना, बेवकूफ़ी होगी। एक और एक चैप्टर इसके अलावा है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, और कौन सा चैप्टर था, हाँ ये एक ही है ना, नहीं अलग अलग है। तीसरा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये मतलब 2 और ये 2 4, इतना तो करके ही जाना, ये बेसिक है। मतलब 4 यहाँ से 4 यहाँ से, कितने हो गए, 8 हो गए ना। और इसके अलावा क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जाने। ये बेसिक इतने चैप्टर आपको पक्का करने ही है, ठीक ठीक बात। और लास्ट वाला है, देख लो यहाँ पर, हिस्ट्री अपन ऐसे लिखेंगे, सिविक्स नहीं होता ना, पॉलिटिकल साइंस होता ना तुम लोगों, तो हिस्ट्री HPG, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इसके लिए 100 की सीधी बात बताऊंगा, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं अच्छे, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा ये सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के जाए। बहुत स्कोरिंग है, रटने में जल्दी होता है, आंसर छोटे होते हैं, फटाफट याद होता है। अगर नहीं है आपको, तब हमने आपके लिए PDF शेयर किया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF शेयर किया है, तो आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से कर सकते हैं। उतने इम्पोर्टेंट, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको शेयर कर चुके हैं। अगर नहीं आपके ग्रुप में आया तो बता देना, भेज दूंगा। टेलीग्राम पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर देख सकते हो। अगर तुमको टेलीग्राम पर से देखना है तो टेलीग्राम पर जाओगे, ये लिखोगे मिशन SSC 2024, अगर ये लिखोगे तो पूरा आ जाएगा, ये भी लिखोगे तो भी, इतना भी लिखोगे तो आ जाएगा। इतना लिखोगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम मतलब कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता, टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्सेस इसलिए होता है कि वो मेरा पर्सनल नंबर से होता है, मतलब नंबर तुम देख नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है।